हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार। आज आप लोगों को केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 लेके आया हूँ क्लास 10th के लिए। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था, इसमें आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया था कि क्या क्या चीजें क्लास 10th में पढ़नी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर यानी पहली यूनिट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप, यानी रासायनिक अपक्रिया और उसके प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या, मान लीजिए कि दो पदार्थ है ए और बी। दो पदार्थ क्या है, ए और बी। जैसे इनको हम लोग क्या किया, संयोजित किया या अपक्रिया कराया तो एक नया पदार्थ बना जिसका नाम है ए बी। जैसे ए और बी को परस्पर मिलाने से एक नया पदार्थ बना जिसका नाम है ए बी। तो इसका भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, ए बी जो पदार्थ हमारा नया बना है, इसका भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म क्या होगा, मूल पदार्थ यानी ए और बी हमारे मूल पदार्थ हैं, इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म से क्या होगा, भिन्न होगा। क्या होगा, भिन्न होगा। यानी हम कह सकते हैं कि वह अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर संयोजित होकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो नया पदार्थ का भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म मूल पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म से सर्वदा भिन्न होता है। ऐसे अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ऐसे अपक्रिया क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अगर इस मूल पदार्थ की बात करें हम, तो ये एरो आप जो देख रहे हैं, ये जो एरो से पहले जो पदार्थ होते हैं इनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट यानी अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। और एरो के बाद जो नया पदार्थ बना है, यानी एरो है जो, इसके बाद जो नया पदार्थ ए भी बना है, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो आप सबको स्टार्टिंग सब्सटेंस जो है उसे रिएक्टेंट कहेंगे, और एरो के बाद जो न्यू सब्सटेंस है इसे क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। यहाँ पर एक चीज आपसे कोई पूछे कि अभिकारक क्या होता है, तो क्या कहेंगे, दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड द रिएक्टेंट। यानी वो पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। आफ्टर द रिएक्शन, यानी एरो के बाद रिएक्शन हो रहा है, एरो के बाद कोई नया पदार्थ बनेगा, यानी अपक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो मान लीजिए एक रिएक्शन के द्वारा हम बताते हैं कि रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया इसके पहले बताएं कि रासायनिक अपक्रिया क्या होता है। रासायनिक अपक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं, यानी एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, उसे रिएक्टेंट कहते हैं। और रासायनिक तो जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। यानी आगे एग्जाम्पल के द्वारा आपको मैं रासायनिक अपक्रिया के बारे में बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, अगर मैग्नीशियम धातु को वायु के साथ जलाया जाए, वायु की उपस्थिति में, यानी हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया तो एक नया पदार्थ बना जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन एक एम जी 2 ऑक्सीजन, हमने 2 ले लिया। यानी जो हमारा मैग्नीशियम धातु है इसका भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्या होगा, भिन्न होगा। क्या होगा, भिन्न होगा। ये एग्जाम्पल है रासायनिक अपक्रिया का। यानी इसका कोई जो भी गुणधर्म होगा, मान लीजिए भौतिक रासायनिक गुणधर्म, सर्वदा जो नया पदार्थ बना है इससे क्या होगा, भिन्न होगा। यह क्या है, रासायनिक अपक्रिया का ये एग्जाम्पल है। और बहुत सारी अपक्रिया है, लेकिन सबसे पहले इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं कि रासायनिक अपक्रिया हम किसको कहेंगे। रासायनिक अपक्रिया की बहुत सारी पहचाने हैं। कैसे आप जानेंगे कोई रासायनिक अपक्रिया हो रहा है, तो रासायनिक अपक्रिया का पहचान, रासायनिक अपक्रिया को कैसे पहचान किया जाता है, देखिए कैसे। यानी अवस्था में परिवर्तन, इससे पहले क्या है, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा क्या होता है, ताप में परिवर्तन।
अवक्षेप का निर्माण, गैस का निकलना, गैस का निकलना, इन अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवक्षेप का निर्माण, गैस का निकलना, बस चार, यानी चार चीजें हैं। जैसे कोई भी रासायनिक अपक्रिया का उसके पहचान के लिए हमको यह सब चीजें होती हैं। अवस्था में परिवर्तन, देखिए पहले क्या था, यह जो मैग्नीशियम है ये सॉलिड है, ये क्या है, गैस है। लेकिन जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ये भी प्रकार क्या सॉलिड है, इसकी अवस्था में चेंज हुआ कि नहीं, यानी अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवक्षेप का निर्माण, गैस का निकलना, ये जितने भी चीजें हैं ये किसी भी रासायनिक अपक्रिया में क्या होगा, इनके वजह से परिवर्तन होते हैं। यानी रासायनिक अपक्रिया की पहचान के लिए ये सब चीजें होना जरूरी है। तो कोई भी रासायनिक अपक्रिया होगा उसके पहचान के लिए हम तरह तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कभी ताप को परिवर्तन कर देते हैं, ताप का प्रयोग करते हैं, कभी हम दो चीजों को रिएक्शन कराएंगे तो कभी कभी क्या होता है, इनकी अवस्थाएं चेंज होंगी। ये सब चीजें हैं किसी भी रासायनिक अपक्रिया के पहचान के लिए, इसके लिए पहचान के लिए। इसके पहले हम फिर से बात करते हैं, इसके अंदर एक और टॉपिक है, इसका नाम है केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण। ये सब चीजें थी रासायनिक अपक्रिया के बारे में। यानी केमिकल इक्वेशन को हम डिफाइन करते हैं, यानी केमिकल इक्वेशन इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण की बात किया जाए तो कोई भी अपक्रिया हो, कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो तो उसमें भाग लेने वाले पदार्थ हो, पदार्थ हमारे क्या हो सकते हैं, अभिकारक होगा, उत्पाद होगा। यानी कोई रासायनिक अपक्रिया उसमें भाग लेने वाले पदार्थ हो, पदार्थों मतलब अभिकारक या उत्पादों को सूत्रों तथा प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित करने को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पूछा आपसे, मतलब हमने कहा कि मीथेन को जैसे हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। यानी मीथेन को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किया, जलाया, यानी ऑक्सीजन के साथ जलाया। जैसे जलाया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, कुछ क्या बनता है, ऊष्मा बाहर होता है यहां से। यानी ये चीजें हैं। तो कोई भी रासायनिक समीकरण होगा, कोई भी रासायनिक समीकरण होगा तो उस अपक्रिया में जो भी चीजें भाग लेंगी उन पदार्थों को हम क्या करेंगे, सूत्रों तथा प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। आप लोग जानते हैं कि अगर पदार्थों की बात किया जाए तो किसी भी समीकरण में दो चीजें अवश्य होती हैं, एक अभिकारक होगा, एक उत्पाद होगा। इस एरो के पहले जो चीजें भाग लेती हैं वो अभिकारक, इसके पहले हम बता चुके हैं आपको, और इसके बाद जो पदार्थ बनते हैं नया पदार्थ उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो मान लीजिए आपको हमको लिखना है इसको, हम जानते हैं कि मीथेन जो होता है CH4 ऑक्सीजन यानी O2, जैसे इसको जलाया हमने तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और यहां से हीट क्या हुआ, बाहर। हमने क्या किया, सूत्रों और प्रतीकों के माध्यम से क्या किया, हमने प्रदर्शित किया। एक कह देंगे क्या, एक रासायनिक समीकरण है। और देखिए इसको बैलेंस अगर करना हो तो बैलेंस कैसे कर सकते हैं। देखिए इसमें कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है तो यहाँ लिख देंगे 2, यानी ये बैलेंस हो गया। फिर ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 2 4 है, यहाँ लिख देंगे 2। ठीक, आगे ये चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से रासायनिक समीकरण क्या होती है, बैलेंस की जाती है। रासायनिक समीकरण किस तरीके से
बैलेंस कहलाता है। ये सब चीजें कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है हमने बताया कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, रिएक्टेंट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं। अब हम फिर से बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात किया जाए, इसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसका मतलब यह होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब यह होता है कि जब कोई भी अभिक्रिया हो उसमें रिएक्टेंट भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा। रिएक्शन में भाग लेने से पहले जो पदार्थ होते हैं रिएक्टेंट, और आफ्टर द रिएक्शन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड कॉल्ड द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखेंगे कोई भी आपसे कोई संतुलित रासायनिक समीकरण, तो अब वह समीकरण जिसमें रिएक्टेंट साइड मतलब अभिकारक के परमाणु तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या सदा समान होती है, ऐसे कुछ संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हाइड्रोजन को हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लिया, अब बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए इस रिएक्टेंट साइड में एक हाइड्रोजन परमाणु है, क्लोरीन परमाणु। प्रोडक्ट्स के बाद क्या भी हाइड्रोजन क्लोराइड बना, इसमें भी हाइड्रोजन और क्लोरीन है। तो कहने का मतलब बैलेंस इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस किसे कहेंगे। देखिए अभिकारक में परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या, उत्पादों में अणुओं परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसे को हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। लेकिन ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन अभी नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो परमाणु हाइड्रोजन के, लेकिन यहाँ पर एक परमाणु है, यहाँ पर दो लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर दो क्लोरीन है और यहाँ पर कितने हैं, एक क्लोरीन है, नहीं हमने दो लगाया तो ये भी क्या है, बैलेंस है। तो ये एक प्रकार का क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए बहुत सारी चीजों को हमको ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि हमें अभिकारक के जो परमाणु अणु हैं उनका सूत्र आना चाहिए, उनकी संकेत पता होना चाहिए, तभी आप रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमें क्या है, अभिकारक के जो परमाणु अणु हैं या सूत्र हैं उनको लिखना आना चाहिए, फिर प्रोडक्ट्स के जो परमाणु उनको भी लिखना आना चाहिए, तभी आप किसी रासायनिक समीकरण को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। मान लीजिए वैसे तो एग्जामों में क्या है कि पूरा देता है बैलेंस करने के लिए, सब कुछ लिखा रहता है, लेकिन मान लीजिए बाइक कभी ना दिया हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो करने का मतलब क्या है कि किसी चीज संतुलित रासायनिक समीकरण को बैलेंसिंग करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे मेथड, जैसे हीट एंड टाइम मेथड, सब मेथड यही बताती हैं कि जितने परमाणु अणु जो होंगे उत्पाद की तरफ, जितने परमाणु अणु अभिकारक की तरफ होंगे उतने क्या होंगे, परमाणु अणु उत्पाद की तरफ होंगे। यानी दोनों क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, सब चीजें क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, तभी क्या होंगे, उसी को बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ बैलेंसिंग दिखा देते हैं हम कि कुछ ऐसे समीकरण है जिसे कैसे लिखा जाता है, कैसे बैलेंस किया जाता है। तो देखिए कुछ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो हमारा है रासायनिक समीकरण को लिखना। मान लीजिए ऐसे कभी आ जाए, ऐसा लिखा हो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन
क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये तो मतलब शब्दों में दिया है, आपको क्या करना है, लिखना है। हम आपको बताया है ना, किसी भी समीकरण को निकलने में क्या होना चाहिए, हमें फार्मूला पता होना चाहिए, उसको संकेत पता होना, तभी आप चीजों को लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड। जैसे कक्षा 9 में पढ़े होंगे परमाणिकता। कहने का मतलब जो परमाणु होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक परमाणिक, द्विपरमाणिक, त्रिपरमाणिक, बहुपरमाणिक। जैसे मान लीजिए एक परमाणु की बात कर दिया जाए तो सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, लिथियम, सीजियम, फ्रांसियम, जितने भी चीजें होती हैं एक परमाणिक होती है। लेकिन जो गैसेज होती हैं वो बहुपरमाणिक होती है। देखिए अब हाइड्रोजन भी गैस है, अब क्लोरीन भी गैस है, तो हम लोग जानते हैं कि ये द्विपरमाणिक है, इसलिए डायटोमिक है, तो इसको O2 में लिखा बना। जैसे मान लीजिए इसको लिख दिया जाए H2, क्लोरीन में क्या लिखेंगे, Cl2, तो बना क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। अब रिएक्शन क्या है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ लगा देंगे 2। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है। देखिए पूरे तरीके से बैलेंस है। अगर एक चीज और लिखा वहीं पर, तो लिख दे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए ये क्या है, तो मैग्नीशियम को जानते हैं क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन क्या है, O2, डायटोमिक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO, क्या है, MgO। अब रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर Mg, यहाँ पर Mg बैलेंस, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, क्या लिखना पड़ेगा, 2। अब 2 तो यहाँ पे भी रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो लिखेंगे Mg। तो हम लोग इतना देखें रासायनिक समीकरण। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत सारे रिएक्शन हमको बताएंगे, फिर बताएंगे किस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में